खास पेशकश में आपका स्वागत है। अगर हम हमारे राजनेताओं की बात करें तो आपको पता है राजनेताओं को एक बात करने में बहुत मजा आता है, वो होता है बोलना। लेकिन एक शख्स हमारे बीच में ऐसे हैं जो बोलते कम हैं और काम ज़्यादा करते हैं, जो दिखाई कम देते हैं लेकिन उनका काम ज़्यादा दिखाई देता है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब वो शिवसेना और भाजपा युति सरकार में मंत्री थे, तब उन्होंने देश को पहला एक्सप्रेसवे दिया था, पूना से लेकर मुंबई तक। बांद्रा वर्ली शीलिंग, जिसे आज मुंबई की शान कहा जाता है, वो भी उनकी सोच का परिणाम है। आज देश में जहां जहां बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी अच्छी अच्छी सड़कें बन रही हैं, उस सब के पीछे एक ही नाम आता है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का। मैं चाहता हूं आप जोरदार तालियों के साथ नितिन गडकरी जी का स्वागत करें। मैं ये भी बता दूं, जब वो नागपुर में कई लोग उनको प्यार से रोड करी भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि रोड बनाना उनकी फितरत है। और रोड ही नहीं, अगर आप वेस्ट टू वेल्थ की बात कर लें, अगर आप एनर्जी सेक्टर की बात कर लें, अगर आप पावर सेक्टर की बात कर लें, हर चीज के एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ एग्रीकल्चर के मामलों के बहुत बड़े जानकार। नितिन जी, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा, आपके ऑफिस में कोड लगा हुआ है जो ये कहता है अमेरिका इसलिए अमीर नहीं है क्योंकि वहाँ की सड़कें अच्छी हैं। अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं इसीलिए अमेरिका अमीर है, इसके पीछे क्या सोच है? जॉन केनेडी का एक प्रसिद्ध वाक्य है और वो मेरा इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन है। वो वाक्य ये है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। क्योंकि रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। आप देखिए कहीं भी वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये चार चीज़ें जहाँ होती है वहाँ इंडस्ट्री आती है, उद्योग आते हैं, व्यापार आता है और वही रोजगार निर्माण होता है, वही गरीबी दूर होती है और वही समृद्धता और संपन्नता आती है। और इसलिए मैं आपको विश्वास के साथ ये कहूँगा, ये मेरा कमिटमेंट नहीं है पर ये मेरा उद्दिष्ट है, मिशन है कि 3 साल के अंदर हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिकन स्टैंडर्ड का बनेगा। अच्छा। ऐसा मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा। और ये 3 साल का डेडलाइन क्यों? क्योंकि आपने कैलकुलेट करके रखा होगा कहाँ कौन सी क्या क्या सड़कें बनने वाली हैं। जरूर अभी कैलकुलेट करके मैं बोल रहा हूँ। जैसे दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में जाएंगे आप, नया रोड बन रहा है। दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 3.5 से 4 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। वैसे देश में ऐसे और रोड बन रहे काफ़ी, पर मैं दिल्ली से रिलेटेड आपको बता रहा हूँ। दिल्ली के आजू बाजू में मेरे विभाग की ओर से हम लोग करीब 60,000 करोड़ के रोड बना रहे हैं। कुछ पूरे हुए हैं, जैसे भी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का काम चालू है, स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। दिल्ली के रिंग रोड का काम पूरा हो गया है। अब दिल्ली के लिए काफ़ी अलग अलग और भी 5-7 प्रोजेक्ट हमने, दिल्ली का एक रिंग रोड बंद पड़ा था, एलजी के साथ बैठकर वो 5-6 हज़ार करोड़ का रोड, वो भी हमने काम शुरू कर दिया है। जिससे मैं ये मानता हूँ कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है, देखिए पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन। और मैं इसमें से एयर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन से कुछ मेरा डिपार्टमेंट का संबंध है। तो मैं अब स्टडी कर रहा हूँ कि हम इसको कम करके वर्ल्ड स्टैंडर्ड में कैसे जाएं। तो और इसलिए स्वाभाविक रूप से अलग अलग प्रकार के प्रयासों में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे देश में नेशनल हाईवे का, यानी शायद आपको पता होगा 55 लाख किलोमीटर हमारी रोड लेंथ है देश में। इसमें से 96,000 किलोमीटर केवल नेशनल हाईवे था और देश का 40% ट्रैफिक नेशनल हाईवे पे आता था। अब हमने 1,48,000 किलोमीटर हमने बनाया है और भारतमाला 2 को अब जाएंगे तो उससे 50 से 60 हज़ार किलोमीटर और ऐड होगा। और हमने 17 जगह पर ऐसा किया है, जिसका अभी एयर मार्शल, एयर चीफ अपना जो है भदौरिया जी, उनने मुझे फ़ोन भी किया था। मैं कोविड के कारण कि हमने ऐसा बनाया है कि आप रोड पर हवाई जहाज उतारोगे 17 जगह पर। अच्छा। और जब हवाई जहाज उतरेगा तो रेलवे फाटक जैसा रोड बंद होगा, हवाई जहाज एयरपोर्ट चला जाएगा, फिर ट्रैफिक शुरू हो जाएगा, फिर रोड ट्रैफिक बंद होगा, हवाई जहाज आएगा और उड़ जाएगा। तो ऐसा भी बनाया है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में टनल्स बन रही है। अभी ये जोजिला टनल जो है कारगिल के अंदर, तो ये टनल पे हमने 5,000 करोड़ देश के बचाए।
और मुझे खुशी है कि ये टनल जो है ये 11,000 करोड़ की थी एस्टीमेट कॉस्ट, हम वो 5-5.5 करोड़ में बना रहे हैं। तो ऐसे बहुत से बड़ी बड़ी टनल बन रही है, रोड्स बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। ग्रीनफील्ड मतलब नए, और वो इतनी अच्छी कल्पना, जैसे आप उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाते हैं तो सूरत के बाद जो तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र और केरला, पांचों राज्यों का जो ट्रैफिक है, ये उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, कश्मीर, दिल्ली, गुजरात, ये सूरत से मुंबई जाता है, मुंबई से पूना जाता है, और पूना से कोल्हापुर और पूना से सोलापुर, ऐसा फिर दक्षिण में जाता है। तो अभी हमने नया रोड बना रहे हैं हम लोग, जिसका काम शुरू कर रहे हैं कि सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर और अहमदनगर से सोलापुर, तो मुंबई और पूना का 50% पोल्यूशन कम हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा साउथ का ट्रैफिक जितना उत्तर का है वो उधर डाइवर्ट होगा। ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो निश्चित रूप से अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी और जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, रोजगार की निर्मित है, स्वाभाविक रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से होती है, और निश्चित रूप से वो करने का प्रयास है। और मैं लाखों करोड़ों में बात जब करता हूँ तो पहले मुझे मालूम है, आपके काफ़ी अच्छे इंटरव्यू आपने लिए, तो मुझे लोगों को लगता था कि ये 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 15 लाख करोड़ बात कर रहा है, ये पैसे कहाँ से आते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, मुझे पैसे की कमी नहीं है। मैं अभी तक 35 से 40 लाख करोड़ के रोड बना चुका हूँ, और अभी मैं इस 1.5-2 साल में 15 लाख करोड़ के काम दे रहा हूँ। तो मेरे पास एक मेरा मॉडल भी है जिससे मैं पैसे भी खड़ा करता हूँ। NHAI का AAA रेटिंग है। अब हमारा टोल का इनकम 40,000 करोड़ है, और 3 साल जब पूरे होंगे तो हमारा इनकम 1,40,000 करोड़ होगा। वो पैसा मैं मोनेटाइज करके इन्वेस्ट करता हूँ और उससे नए रोड बनाते जाता हूँ। आपने नंबर्स की बात की, मैं तो नंबर्स में बहुत कमजोर हूं। अगला नंबर मैं आपको दे रहा हूं 100 लाख करोड़ का। मुझे पता नहीं इसमें कितने जीरो होंगे, और 99% देश को पता नहीं होगा इसमें कितने जीरो होंगे। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री गति नेशनल मास्टर प्लान बनाने की बात कही, और कहा है कि ये सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट होगा। क्या सोच है इसके पीछे, और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या नया होगा? जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रधानमंत्री ने दी है वो 110 लाख करोड़ की है। और आप जो गति वाली बात कर रही है, एम्प्लॉयमेंट के लिए नई स्कीम के बारे में है, उसका अभी अध्ययन होकर वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा फाइनल होकर नीति बाहर आएगी। ये 110 लाख करोड़ में मेरे ऊपर जिम्मेदारी 55 लाख करोड़ से 60 लाख करोड़ के रोड बनाने की है। मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। मैं जब शिपिंग मंत्री था तो मैंने एक सागरमाला प्रोजेक्ट शुरू किया, याद है मुझे। तो सागरमाला प्रोजेक्ट में टोटल प्रोजेक्ट थे 16 लाख करोड़ के, और मेरा बजट कितना था? 800 करोड़ का। और अभी 6.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट मैं था तभी पूरे हो गए। तो आप पूछोगे पैसा कहाँ से है, तो 12 मेजर पोर्ट थे, और मैंने BOT, PPP, NUT और अलग अलग प्रकार के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के मॉडल तैयार करके सागरमाला हमने किया। फिर भारतमाला रोड के लिए बना था। दोनों प्रोजेक्ट, सागरमाला और भारतमाला, ये दोनों प्रोजेक्ट को शुरुआत करने का अवसर मुझे मिला। अब भारतमाला में अभी तक हमने 25 लाख करोड़ के काम लगभग पूरे नहीं हुए, कुछ प्रोसेस में है, पर आने वाले साल भर के अंदर हम 25 लाख करोड़ भारतमाला फेज़ 1 पूरा करेंगे। और अब भारतमाला 2 60,000 करोड़ का सेकंड फेज़ हम लोग आने वाले 3-4 महीने के अंदर शुरू करेंगे। तो नेचुरली इंफ्रास्ट्रक्चर में होने से जैसे लोगों को रोज़गार मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर्स के कारण काफ़ी लड़कों को, इंजीनियर्स को काम मिलता है। अभी जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी है, इतना कोविड आया पर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी का टर्नओवर दुगना हो गया। अच्छा, तो यही प्रोग्रेस है अब कि हमारे यहाँ JCB को अभी, अच्छा उसमें भी मेरी पैशन होती है, क्योंकि आपका इंटरव्यू मैं भूल नहीं सकता, थोड़ा उसमें पूछेंगे तो मैं उसके आगे का नॉलेज आपको बताऊंगा क्या हुआ है। तो अभी मैंने सब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनों का कि तुम अभी डीजल पेट्रोल नहीं, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो CNG, LNG, इसके ऊपर तुम्हारी अभी ग्रीन हाइड्रोजन जो नया आया, इसको और अपनी मशीन ट्रांसफ़र करो। तो मुझे लगता है कि देश के विकास में ये जो नई सोच है, नई विजन है, जो देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाएगी, उसमें वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफॉर्म रेलवे है, एविएशन है,
बाद में वाटर ट्रांसपोर्ट है, सी ट्रांसपोर्ट है और उसके साथ रोड नेटवर्क है। और आज सबसे खुशी की बात कि अभी मैं दूसरी बात के पीछे लगा हूँ। अब मैं 200-300-400 रोपवे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे बना रहा हूँ। वो भी काम प्रधानमंत्री ने मुझे दिया है। हिमाचल, उत्तराखंड, या ऐसे घूम घूम के ऊपर जाते तो डायरेक्ट निकल जाएगा। अभी आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। मैं गया था मनाली, तो मनाली में रोहतांग पास है, आप में से सब बहुत लोग गए हैं। तो मैं वो मनाली से रोहतांग पास ऊपर जा गया तो मुझे 3.25 घंटे लगे। अच्छा। हाँ, और जब उतर कर मैं आते समय टनल से आया तो 11 मिनट में आया। तो 3.25 घंटे का और 11 मिनट का, तो ये मुझे बहुत खुशी हुई। अब लोगों को तकलीफ कम है। मैं ऐसी ही लद्दाख लेह तक 4 टनल बना रहा हूँ, तो लोगों का लाइफ ही एकदम बदल जाएगा, टूरिज़्म खुल जाएगा एकदम। आप वो कभी हम लोग इमेजिन नहीं करते थे कि हम रोहतांग पास के आगे कभी जा सकते हैं, तो बियॉन्ड इमेजिनेशन था। पर अब ये जो 11 मिनट में टनल क्रॉस होगी तो आपको ऐसे ही लद्दाख लेह तक का इतना सुंदर हिमालय है कि पूरा टूरिज़्म जो भविष्य का है वो पूरा उस क्षेत्र में आएगा। कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा। अगर एक रोड अच्छा बनेगा तो नई टाउनशिप बनेगी, नए रोज़गार मिलेंगे, किसानों का उत्पादन बढ़ेगा, तो एकदम काफ़ी। आपने तो वहाँ एक डावोस भी प्लान किया है लेह लद्दाख में, अगर हाँ, बन जाए तो। एक अभी परसों मनोज सिन्हा जी आए थे, और ऐसा है कि ये जो टनल कर रहे हैं हम लोग, इसमें से मटेरियल बाहर निकल रहा है, तो ये मटेरियल हमको कहीं ना कहीं डालना होगा। तो हमने जम्मू कश्मीर की सरकार को करीब 800 हेक्टेयर जगह मांगी है, तो उन्होंने दी है हमको। तो वो पत्थर निकाल के वहाँ डालेंगे। तो वहाँ डालने के बाद मैंने कहा ऐसा डालो रोलर घुमाकर कि उसकी ऐसी लेवल वगैरह बना आर्किटेक्ट से कि हम लोग वहाँ -8 डिग्री टेम्परेचर है। और मैं चाहता हूँ कि हमारे पूरे देश के टूरिस्ट, वर्ल्ड के टूरिस्ट, और वो स्पॉट जो स्विट्ज़रलैंड का डावोस है उससे अच्छा है। अभी मैं कुछ पत्रकारों को वहाँ ले जाने वाला था, पर वो अभी तक वो संभव नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ मुश्किल है, पर वहाँ काम चालू है। तो ये जो एरिया, वहाँ रिसोर्ट बनेंगे, होटल बनेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे। और न्यूज़ नेशन की कॉन्फ्रेंस दिल्ली में नहीं होगी, डावोस में होगी। तो वैसे वहाँ जाकर हमारे कारगिल में जो बना वहाँ होगी। वहाँ वो एक टूरिज़्म है। आप कभी स्विट्ज़रलैंड में जाओगे तो वो बर्फ़ में लोग खेलते हैं। तो ये ओली को वो हमने बनाने का तय किया था। ओली का भी हमारा प्रपोजल है उत्तराखंड में। तो वो भी एक ऐसा होगा कि मैं आपको गारंटी से बताता हूँ कि लाखों करोड़ों लोग जैसे श्रीनगर जा रहे हैं, जैसे आप उत्तराखंड में जा रहे हैं, वहाँ से फिर अब कारगिल जाएंगे और वहाँ बर्फ़ में रहकर एंजॉय करके 5 दिन 8 दिन रहेंगे और वापस आएंगे। और करगिल तो बहुत शांत भी है और वहाँ के लोग बहुत अच्छे, बहुत फ्रेंडली लोग हैं, बहुत फ्रेंडली लोग हैं। नितिन जी, अब मैं आऊँ मूल मुद्दे पर। सवाल ये है कि अभी जो सड़क बन रही है, आपने अभी तक कितने किलोमीटर सड़क बनाई और कितनी बनने वाली है? और दूसरी मैं ध्यान खींचना चाहूँगा, कोविड दुनिया की सबसे बड़ा महामारी, सबसे बड़ा अभिशाप, लेकिन इसमें का भी पॉजिटिव पॉइंट ये था कि हमने ये देखा कि कई जगहों पर एक दिन में 75 किलोमीटर सड़कें बने उस जमाने में। देखो, अभी हमने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर 2.5 किलोमीटर 4 लेन कंक्रीट सड़क हमने 24 घंटे में की। अच्छा, 24 आवर। दूसरा रिकॉर्ड किया हमने कि सोलापुर बीजापुर रोड पर 1 लेन बिटुमेन रोड 26 किलोमीटर 20 या 22 घंटे में पूरा किया। और कंक्रीट का भी तीसरा रिकॉर्ड, एक दिन में जो कंक्रीट डालने का है, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए। पर चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है, कि मैं जब मंत्री था तो हमारे डिपार्टमेंट में रोड कंस्ट्रक्शन 2 किलोमीटर पर डे पर आया था। कोविड होने के बावजूद बहुत अड़चनें आई, हमारे काम बंद पड़े सबके। उसके बाद भी हमारे इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, सब लोगों के प्रयासों से, जिसका क्रेडिट मुझे अकेले को नहीं है, सब लोगों के प्रयासों से अभी हमने 38 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन किया। और ये अभी फिर इसका इंक्वायरी की तो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है ये। एक समय चाइना जब डेवलप हो रहा था तो चाइना में कुछ 42 44 किलोमीटर पर डे स्पीड एक बार हुई थी, पर बाद में उनके रोड नेटवर्क बन गए, उनकी स्पीड भी कम है। अब आज के स्थिति में इंडिया ये सबसे हाईएस्ट है रोड कंस्ट्रक्शन में, 38 किलोमीटर पर डे। अब मैं इसको और बढ़ाकर आगे ले जाना चाहता हूँ। हाफ सेंचुरी कब लगेगी? सेंचुरी बहुत कठिन है इसमें पूरी करना,
पर क्या होता है, मैं कुछ बोल दूं तो आपका ब्रेकिंग न्यूज चली जाती है और लोग उसको टारगेट पकड़ लेते हैं और फिर बोलते हैं कि गडकरी ने 100 किलोमीटर पूरा नहीं किया। तो ये पहली बात, तो ये टारगेट है, ये कमिटमेंट नहीं है। पर मेरी इच्छा है कि 3 साल के अंदर हम 100 किलोमीटर पर डे तक, हमारा डिपार्टमेंट में ताकत है, हम जाएंगे। और वैसे काम थोड़ा सा बहुत कठिन है, पर ये करने का प्रयास है। ये कमिटमेंट नहीं है, पर ये टारगेट है। देखिए आगे क्या होता है। शुभकामनाएं आपको इस टारगेट के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये टारगेट हम जरूर अचीव करें, क्योंकि हमारा देश रोज नए माइलस्टोन छू रहा है। नितिन जी, सड़क परिवहन और ट्रांसपोर्ट आपका मंत्रालय है, आपका स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट भी, लेकिन क्या वाकई जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कम होने के बावजूद, अब ऐसा लगने लगा है कि कहीं सरकार वाकई में मुनाफाखोरी कर रही है इससे? देखिए, इस प्रश्न की तरफ देखने के लिए कुछ अलग दृष्टिकोण चाहिए। ये काफ़ी पहले इसमें विचार होकर हमने एक नई नीतियों को अपनाना चाहिए था। आपको याद होगा, मैं 2009 को जब बीजेपी प्रेसिडेंट बना, तब मैं अल्टरनेटिव फ्यूल, बायो फ्यूल, इथेनॉल वगैरह की बात करता था, तो कुछ लोग मुझे हंसते थे, ये नितिन गडकरी कहीं भी आके ये क्यों बात करता है। तो मैं किसान हूँ, तो सबसे पहले हमारे देश में ये पेट्रोल डीजल के भाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम मैक्सिमम 75% इंपोर्ट करते हैं, तो इंटरनेशनल प्राइस के साथ वो जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, देश की समस्या क्या है? राइस सरप्लस, व्हीट सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, शुगर सरप्लस। हमारी जो एमएसपी है वो इंटरनेशनल मार्केट और मार्केट प्राइस से ज़्यादा है। ब्राज़ील में शक्कर का भाव 22 रुपये किलो है, 22 रुपीज़ पर केजी है। हिंदुस्तान में 32 रुपये किलो है। तो कौन हमारी शक्कर लेगा? हमारा चावल अभी इतना पड़ा है कि हम पूरे वर्ल्ड को चावल दे सकते, इतना चावल हमारे गोडाउन में पड़ा है। और इसलिए मैं उस समय से कहता था कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। अब वो बात सब लोग कहने लगे और उसमें काफ़ी अच्छा, प्रधानमंत्री ने कई बार कही, अभी सब लाल लोग किले से कहा। नहीं, अभी एकदम इसमें काफ़ी अच्छा वातावरण है। अब इसमें पहली बात ऐसी है कि हमारे देश का इंपोर्ट अभी 8 लाख करोड़ का है क्रूड ऑयल का, और 5 साल के बाद ये इंपोर्ट 15 लाख करोड़ का होगा। आप समझिए कि देश की इकोनॉमी के 15 लाख करोड़ अगर देश के बाहर जाएंगे तो कितना नुकसान होगा। और यही 15 लाख करोड़ से अगर हमने 10 लाख करोड़ बचाए और हमारे देश में हमने इसका अल्टरनेटिव तैयार किया, तो कितने लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने गरीब लोगों का भला होगा, और देश का पोल्यूशन कम होगा। और इसलिए पहली बात, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, राम नाईक पेट्रोलियम मंत्री थे, तब मैं ब्राज़ील गया था। ये बात शायद 2007, 8, 2004 या 5 के दरम्यान होगा। तो मैंने वहाँ देखा कि गाड़ियों में पेट्रोल और इथेनॉल भर सकते हैं, सब मैं देख के आया पूरा। फिर आने के बाद मुझे अपने देश में क्यों नहीं होता, इतनी एक शुगर फैक्ट्री है, सब प्रॉब्लम में है। तो बाद में हम सब लोगों ने प्रयास किया और अटल जी ने इसकी शुरुआत की। फिर कांग्रेस की सरकार आ गई, फिर उन्हें रोक दिया। अभी हमने पॉलिसी बनाई है। पहली बात, जो शक्कर बनती है उससे जो शीरा बनता है, जिसको मोलाइसिस कहते हैं, तो मोलाइसिस से इथेनॉल, रेक्टिफाइड स्पिरिट, जिससे ENA फॉरेन लिकर, और रेक्टिफाइड स्पिरिट से इथेनॉल बनता है। इथेनॉल ये गाड़ी में डालते हैं। फिर हमने बी हेवी मोलाइसिस की अनुमति दी, यानी जो शुगर होती है, जैसे उत्तर प्रदेश में 11% निकलती गन्ने में 1 टन में, तो वो शुगर को हमने 3% कम करके मोलाइसिस में डाल दिया, तो 7% शुगर उसमें गई, 4% के बजाय। उसको बी हेवी मोलाइसिस बोलते हैं, उससे इथेनॉल बनना शुरू हुआ। फिर हमने शुगर केन जूस से इथेनॉल की परमिशन दी। अभी हमने राइस से इथेनॉल की दी, कॉर्न से इथेनॉल की दी, और अभी तो नॉर्थ ईस्ट में हमने बाम्बू, बायोमास, राइस स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, वी स्ट्रॉ, उससे भी इथेनॉल बनाने की अनुमति दी। अब भारत सरकार ने निर्णय किया कि हम 20% इथेनॉल पेट्रोल में डालेंगे। 1 लीटर पेट्रोल में 20% इथेनॉल, यानी 20% 1 लीटर यानी 100 ml में 200 ml इथेनॉल डालेंगे। तो इथेनॉल अब गाड़ियों में शुरू हुआ। अब मैं नया करो, अभी मैंने सभी मैन्युफैक्चरर्स की मीटिंग ली थी, सब BMW, मर्सिडीज़, मारुति, सुजुकी, सब लोग आए थे, और मैंने उनको हाथ जोड़कर कहा कि देश का इंपोर्ट बढ़ रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। दिल्ली में पोल्यूशन कितनी गंभीर समस्या है, इथेनॉल इज ए ग्रीन फ्यूल। तो अब मैंने कहा कि मैं फ्लेक्स इंजन लाना चाहता हूँ। फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा है कि ब्राज़ील, कनाडा और USA में ये टोयोटा, होंडा, BMW, मर्सिडीज़
ये जितनी गाड़ियाँ इंडियन मार्केट में, ये ब्राज़ील, कनाडा और यूएसए में है फ्लेक्स इंजन। फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा होता है कि आप जब पेट्रोल पंप पे जाओगे तो यू हैव ए चॉइस कि वह तो पेट्रोल डालो 100% और 100% इथेनॉल डालो। अब इथेनॉल का रेट है 65 रुपये और पेट्रोल का रेट है 110 रुपये। तो नेचुरली इथेनॉल में, इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू कम है, पेट्रोल की ज़्यादा है। तो 1 लीटर 200 ml इथेनॉल इक्वल टू 1 लीटर पेट्रोल। तो पूरा ये मैं 6 महीने के अंदर इसको मैंडेटरी करने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में हमने एक एफिडेविट कर दिया था, उसकी अनुमति मिलने के बाद हम ये फाइनल कर रहे हैं। और इसके बाद देश में आपको खुशी है, और मैं आपको बोल दूँ, इसको आप तो बहुत ग्रीन के लिए मदद करते हो। अभी मैंने अपनी बजाज और टीवीएस की स्कूटर और बाइक 100% बायो इथेनॉल फ्लेक्स इंजन लॉन्च की। अभी मैं आपको यही प्रार्थना करूंगा कि ये आने वाले समय में इथेनॉल हमारा फ्यूल होगा, और जिसमें देश से कम 5 करोड़ किसानों का जीवन बदल जाएगा। क्योंकि इथेनॉल की इकोनॉमी के कारण शुगर फैक्ट्री जिंदा हो जाएगी, और इथेनॉल के शुगर के बजाय शुगर का कन्वर्शन इथेनॉल हो जाने के कारण गन्ने का रेट अच्छा मिलेगा। प्रोडक्टिविटी अब बढ़ रही है यूपी और सब जगह पर। अब गन्ना किसान ही सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है, तो गन्ने किसान की गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी वहाँ की, और वहाँ रोजगार मिलेगा। अब इसके साथ साथ इथेनॉल के साथ अभी हमने मिथेनॉल जो कोयले से निकलता है वो भी लाया है। इसके साथ अभी मैंने नागपुर में एलएनजी पर ट्रक चलाना शुरू कर दिया, एक को दिया है प्रोजेक्ट। एक ट्रक को डीजल के एलएनजी पे ट्रांसफ़र करने के लिए 10 लाख रुपए लगते हैं, और आप बिलीव नहीं करोगे उसका पैसा 290 दिन में वसूल हो जाता है। इतना प्रॉफिट है, और इसलिए पोल्यूशन भी कम है। फिर बायो सीएनजी आया। अभी हमारे यहाँ जो सीवेज वाटर है, कचरा है, उससे हम मीथेन निकाल कर बायो सीएनजी निकाल सकते हैं। तो बायो सीएनजी पे मेरा खुद का पहला ट्रैक्टर मैंने अपने घर पर बायो सीएनजी में लॉन्च किया था, और ये 1.25 लाख रुपए की बचत है। एक ट्रैक्टर वाले किसान की साल की 1.25 लाख की बचत है। और जो परली जो बोलते हैं आप, जिसके कारण दिल्ली में पोल्यूशन है, 5 टन परली से 1 टन बायो सीएनजी निकलता है। तो मैं चाहता हूं कि दिल्ली के आजू बाजू में पंजाब, हरियाणा और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ चावल होता है, वहाँ राइस स्ट्रॉ जो परली जलाते हैं उसके बजाय यहाँ से बायो सीएनजी तैयार हो, और पूरे ट्रक, पूरी बसेस और पूरे ट्रैक्टर अब बायो सीएनजी पे चले। और अब अगले महीने के 9 तारीख को, कंपनी का नाम नहीं बताता, मैं एक ट्रैक्टर लॉन्च कर रहा हूँ, वो 100% इलेक्ट्रिक पर है। इलेक्ट्रिक में। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने इतने सारे प्लान्स बता दिए जो पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट होंगे, यानी आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम कम होने वाले नहीं है। देखो, अगर साफ भाषा में कहूँ तो पेट्रोल डीजल के पंप इस देश में समाप्त तो होने चाहिए, ऐसी इच्छा रखने वाला मैं हूँ। इससे पोल्यूशन कम होगा, लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा, देश की इकोनॉमी सुधरेगी, रोजगार निर्माण होगा, और देश संपन्न होगा, और किसान मालो माल होंगे। बिल्कुल ये होना चाहिए। और आपने जो इथेनॉल वाला बताया, आपने कहा 64 से 65 लीटर, और पेट्रोल पंप पे भी इथेनॉल मिलेगा जब 100% गाड़ी होंगी, तो ये कब तक रोल आउट हो जाएगा? ये 6 महीने में जी। अच्छा, 6 महीने में। मैं मंत्री हूँ, मैंने हाथ जोड़कर उनको बताया, और आखिरी में कहा कि हाथ जोड़कर नहीं सुनोगे तो डंडा लगा के करवाऊंगा। चलिए, आपने अच्छी बात बोली। मैं अरे आपको मैक्सिमम, अभी प्रधानमंत्री ने पूना में 2 इथेनॉल पंप का उद्घाटन किया भी है। मैक्सिमम 8 या 9 महीने में दिल्ली के पेट्रोल पंप पर आपको इथेनॉल का पंप मिलेगा, और आपकी पुरानी गाड़ी में केवल एक फिल्टर बदलना है, और जो मेटल के वॉशर होते हैं उसके जगह रबर के लग जाएंगे, तो वो आपकी गाड़ियाँ बदल जाएंगी, और आप 100% इथेनॉल पर लेंगे। उसका रेट 65 रुपये होगा, तो 110 रुपये के बजाय 25 रुपये आपकी बचत होगी। तो ये हम पुरानी गाड़ियों में भी करवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और मैं अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी में घूमता हूँ नागपुर में। मैंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़ दी। आपको ताज्जुब होगा, मेरे गाड़ी का खर्चा 25,000 रुपये था, अब मेरा खर्चा 1,500 रुपये है। अच्छा, हाँ, खर्चे नहीं, इलेक्ट्रिक। तो आप अभी इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी। और आखिरी में एक बात जो मैंने आपको नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे भी उस समय उसका ज्ञान नहीं था, वो जो भविष्य का फ्यूल है, एनर्जी है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। और जो इलेक्ट्रोलाइजर अपने देश में बनना शुरू हो गया,
और समुद्र के पानी में पानी फुकट। वहीं अगर विंड एनर्जी और सोलर, जैसे कांडला में जगह है, परसों मैंने भाषण में कहा था, तो विंड और सोलर का रेट कितना आया? अभी हमारे बिजली का रेट, ये होटल का बिजली का रेट है 9.5 रुपये से 10 रुपये यूनिट कमर्शियल, और सरकार खरीदती है 4.5-5 रुपये यूनिट। अब सोलर एनर्जी का रेट हो गया 1 रुपीज़ 96 पैसा, और सोलर और विंड जगह होगी और पानी फुकट होगा, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइज़र है, इससे पानी से ही हाइड्रोजन निकलेगा ग्रीन, और वो ग्रीन हाइड्रोजन, जैसे अभी सऊदी है, दुबई, अरब कंट्रीज है ना, वो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, वैसे हिंदुस्तान ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करने वाला देश बनेगा और हमारी इकोनॉमी चलेगी। अभी जैसे स्टील इंडस्ट्री है, वो फर्नेस है। कल मेरे पास अपने आरसी मित्तल, ये जो लक्ष्मण नारायण मित्तल, वो आए थे, तो मैंने उनको कहा कि आपका पूरा जो है फर्नेसेस लोहा तैयार कर, वो कोई थर्मल कोल पे चलती है, वो इंपोर्ट होता है, कहीं हम इलेक्ट्रिक पे चलाते हैं, मतलब आप ग्रीन हाइड्रोजन पे लाओ, और ग्रीन हाइड्रोजन हमारे यहाँ समुद्र के पानी से तैयार होगा। और आपके प्रिय विषय के लिए जो मेरा सपना है कि मैं टॉयलेट का पानी, जो आप नागपुर आए थे, वो देखा आपने प्रोजेक्ट कि हमने हमारे शहर का सीवेज वाटर, टॉयलेट का पानी महाराष्ट्र सरकार को बेचा, और हमको 325 करोड़ रुपए मिलते हैं साल के टॉयलेट के पानी से। तो मैं ये कहता हूँ नो वन इज़ वेस्ट। तो अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि वो टॉयलेट का पानी शुद्ध करके उसको मैं इलेक्ट्रोलाइज़र लगाकर उसमें मैं ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करूँगा, और मेरे क्षेत्र की पूरी ट्रक, बसेस और कार ग्रीन हाइड्रोजन पर चलेगी। और ग्रीन हाइड्रोजन का आज का रेट 350 रुपये किलो है। अगर ये प्रोडक्शन बढ़ेगा तो 50 रुपये किलो आएगा, और उसके बाद हाइड्रोजन इज़ द फ्यूल फॉर द फ्यूचर। तो ग्रीन हाइड्रोजन पर अपनी गाड़ियाँ चलेगी, ट्रक चलेगी, सब चलेगा। तो मुझे लगता है देश में रिवोल्यूशन होगा, और हम एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला देश नहीं, तो हम एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला देश, आत्मनिर्भर भारत बने, यही हमारी सोच। बहुत अच्छी सोच है। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता था, वो जानना चाहता था फास्टैग के बारे में। आपने बड़े उम्मीदों के साथ फास्टैग लॉन्च किया, लेकिन वो उतना असर नहीं दे रहा, क्योंकि हम सब हाईवेज पे चलते हैं और हम सबको फास्टैग होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इंतज़ार करना पड़ता है कि मैं कल ही ट्रैवल करके आ रहा हूँ। क्या ये दिक्कत कभी दूर हो पाएगी कि फास्टैग के बावजूद भी बैरियर्स नहीं उठ रहे हैं, मैनुअली वो पैसे ले रहे हैं, ये दूर हो पाएगा? देखिए, इसमें टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जो टोल वाले वो गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी परफेक्ट है, पर पैसे लेने में फ़ायदा है, और ये जो फास्ट ट्रैक है, इसमें कोई माल पानी नहीं मिलता, तो ये थोड़ा सा कुछ तो भी सैबोटेज करने का हो सकता है। अभी ये टेक्नोलॉजी बदली। अभी मैंने एक सॉफ्टवेयर हमने लिया है, और मैं आपको भी आह्वान करता हूँ, आप भी आपके मीडिया से आह्वान करूँ कि जिस टोल नाके के ऊपर 5 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है, उसका नाम और मेरे फ़ोटो में आपने एक्सपोज किया मेरे डिपार्टमेंट, मुझे तो अच्छा लगेगा, मैं नाराज़ नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ, मैं कार्रवाई करूँगा। और अभी मैं ऐसा सॉफ्टवेयर हमने बैठा रहे हैं कि हमें रोज़ पता चलेगा कि मेरठ के रोड पर नाके पर कितना टाइम पीरियड है। मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखा दूंगा वो। तो अब ये टेक्नोलॉजी प्रूव। अभी दूसरी बात, हमारा 90% कलेक्शन अभी फास्टैग से हो रहा है, अभी 93% गया है। यानी अब पैसे देने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होगी। कुछ जगह पर बदमाशी होती होगी, तो वो ध्यान में दो। एक, अब मैं इसके बाद नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है जीपीएस। और जीपीएस ये है कि मैं जितने गाड़ियों को, आपकी गाड़ियाँ है पुरानी, तो मैं एनएचआई से फुकट में जीपीएस लगाऊंगा आपकी गाड़ी में, और आपकी गाड़ी का सैटेलाइट से वो जीपीएस जुड़ा होगा। आप जाना, वो गाड़ी जीपीएस वाला खटकन देखेगा, आपको रजिस्टर करेगा, ऊपर निकल जाओ, रुकना नहीं, आदमी नहीं, टोल नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, और आपके बैंक अकाउंट से उतना पैसा निकल जाएगा। तो ये सिस्टम ला रहा हूँ, तो ये कोई टोल नाका ही नहीं रहेगा। ठीक है, नो टोल नाका। नो टोल नाका, बड़ी अच्छी बात होगी जब नो टोल नाका होगा। सर, मैं आगे बढ़ता हूँ, उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। आपने अभी भी घोषणा की है कि 84 कोसी परिक्रमा को आप नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे 4 जिले जुड़ेंगे, और जो लोग भी राम भक्त हैं और 84 कोसी परिक्रमा करने जाते हैं, जिनको बहुत दिक्कत होती है, ये आइडिया आपके मन में कैसे आया कि इसको हाईवे में कन्वर्ट किया जाए? पहले थोड़ा सा सुधारूंगा, मैंने उसको एनएच डिक्लेयर कर दिया जी, यानी हो गया वो एनएच जी। उसकी अलाइनमेंट परसों केशव मौर्य जी आए थे, और हमारे लल्लू सिंह जी है जो सांसद है, फैजाबाद से, वो मेरे पीछे पड़े थे,
और विनय कटियार जी थे, लल्लू सिंह जी थे और केशव मौर्य जी थे, वहाँ के एमएलए एमपीज थे। और उन्होंने कहा कि अयोध्या में ये होना है। मैंने अयोध्या का रिंग रोड बनाया। अब मेरी भी आस्था थी भगवान रामचंद्र जी राम के प्रति, तो हमने अब अयोध्या को सुंदर बनाने के लिए वहाँ के सब रोड अच्छे बनाए और बना रहे हैं। और ये जो पंचक्रोशी वाला ये भी हम कर रहे हैं। पर मैंने आपको एक बात, मैंने केवल अयोध्या का नहीं किया है, मैंने 4,500 करोड़ खर्चा करके वाराणसी से लेकर लुम्बिनी तक भगवान गौतम बुद्ध के नाम से एक बुद्ध सर्किट करके भी काम पूरा किया है। और भगवान गौतम बुद्ध को जहाँ बुद्ध धर्म की दीक्षा मिली वो भी गाओ, जहाँ उनका जन्म हुआ वो भी गाओ, जहाँ उनको ज्ञान मिला वो भी गाओ, जहाँ उनका परिनिर्वाण हुआ वो भी गाओ। सब मैंने अभी 4,500 करोड़ रुपए खर्चा करके लगभग 85-91 काम पूरा किया। कल्पना ये है कि साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, यहाँ बौद्ध धर्म बहुत है। वो लोग हिंदुस्तान में आना चाहते पर रोड अच्छे नहीं, तो वो लोग डायरेक्ट वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना वहाँ आएंगे और वो लाखों भाविक जो है भगवान गौतम बुद्ध का दर्शन करने के लिए जाएंगे। वैसे मैंने जनकपुर, सीता का जन्म स्थान, नेपाल बॉर्डर तक, बिहार में, उधर तक भी मैंने रोड ले लिए। नहीं, राम जानकी मार्ग है, पंचक्रोशी का मार्ग है। अब महाराष्ट्र से काफ़ी जानकार रखते हैं। तो मेरी माँ बहुत धार्मिक थी और कभी यात्रा करके आती थी तो 2-4-5 दिन उसकी कमर और हाथ पर ऐसे दुखते थे और मुझे कहती थी, नितिन अरे ये यात्रा करने के बाद तो आदमी पूरा टूट जाता है, ऐसे खराब रास्ते हैं, गाणगापुर, पंढरपुर, तुळजापुर, देहू, आळंदी, सब पैठण, शेगांव, शिरडी, तो ये सब रास्ते खराब थे। मैं आपको बताता हूँ, मैंने कम से कम 1 लाख करोड़ खर्चा किए, 1 लाख करोड़। और महाराष्ट्र के जितने थे पूरे सब जगह अच्छे रास्ते बनाए। गाणगापुर जाओ, पंढरपुर जाओ, तुळजापुर जाओ, देहू, अभी 12,000 करोड़ का मैं पालकी मार्ग बना रहा हूँ। पर मैंने वो भी किया कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री को जोड़ने वाला 12,000 करोड़ का रास्ता भी पूरा किया। अब ये टनल वगैरह बनी है। और अब आखिरी एक रास्ता जो मेरा सपना है कि मानस सरोवर जाने के लिए अब चाइना या नेपाल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पिथौरागढ़ से आगे पूरा आप मानस सरोवर के 25 किलोमीटर तक चाइना बॉर्डर तक रोड से पहुंचेंगे। और आज मुझे खुशी हो रही कि उसका 80% काम पूरा हो गया है और आने वाले 6 महीने में ये रास्ता पूरा होगा। बीआरओ कर रही है, काफ़ी अड़चन है, वहाँ दिक्कतें हैं। बीच में हमने हेलीकॉप्टर लाया MiG-26 और ऑस्ट्रेलिया से वो मशीनरी लाकर हेलीकॉप्टर में डालकर वहाँ लेके गए। तो बहुत पीछे पड़े हैं, बीआरओ के लोग काम कर रहे हैं। हरपाल सिंह करके बड़े अच्छे बीआरओ के प्रमुख थे, मैं उनके पीछे लगता था। अभी वो वहाँ नहीं है, पर उन्होंने भी अच्छा काम किया पूरा। इसमें काफ़ी टनल वगैरह हमने बनाई है। और ये मेरा सपना है कि मैं मानस सरोवर इस रोड से एक बार दर्शन करने के लिए जाऊँगा। मैं आपसे ये भी जानना चाहता था, मैं 1992 से 91-92 से अयोध्या लगातार जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि अयोध्या टू लखनऊ एक एक्सप्रेस हाईवे की बहुत ज़रूरत है। मुझे थोड़ा सा यूपी की ज्योमेट्री पूरी मालूम नहीं है, पर मुझे जहाँ तक लगता है शायद हम लोग अयोध्या से सभी, लखनऊ, इलाहाबाद का भी रोड बन रहा है और लखनऊ का भी हमने एक 4 लेनिंग रोड बड़ा अच्छा बना रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब थोड़ा ट्रैफिक इसका ज़्यादा होगा तो वी विल प्लान कि भाई अयोध्या से लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे बनाएंगे, क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत होगी जब खास तौर पर राम मंदिर का शिलान्यास हो जाएगा, भव्य राम मंदिर। मैं लखनऊ से अयोध्या बहुत बार रोड से गया हूँ। रोड बड़ा है, काफ़ी रोड अच्छा है, लेकिन 4 लेन रोड है, अच्छा रोड है। 4 या 6 लेन है अभी? नहीं, 6 लेन नहीं, 4 4 लेन लेन है, 4 लेन, 4 लेन। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। नितिन जी, मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ गंगा के बारे में, क्योंकि आपने बनारस की बात की, वाराणसी की, अभी कितनी साफ हुई हमारी गंगा। जो काम आपने बहुत बड़ा हाथों में लिया था, मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा भागीरथी प्रयास था। अभी जब मैं गंगा का मंत्री था उसके पहले उमा भारती जी थी, उन्होंने भी काफ़ी काम किया। अभी शेखावत जी काम कर रहे हैं। तो उस समय गंगा देखिए क्या था। गंगा का पहला पार्ट है उत्तराखंड, उत्तराखंड के शहर, और उसमें सबसे गंगा को प्रदूषित करने वाला हरिद्वार। तो गंगा के आजू, मेरे वाक्य का कोई गैर अर्थ मत निकालो, जो होटल डालता है गंगा के बाजू में अपनी ड्रेनेज लाइन गंगा में छोड़ देता है। तो ये पूरे शहरों का पानी जा रहा था। तब हमने इनकी सबकी ड्रेनेज सिस्टम को पैसे दिए, यानी उत्तराखंड के सब शहरों को
फिर उत्तर प्रदेश के सब शहरों को, कानपुर को 5-5 प्रोजेक्ट दिए। कानपुर को मैंने, वाराणसी को हमने 4 प्रोजेक्ट दिए, 5 प्रोजेक्ट दिए, और हमने लगभग अभी 80% गंगा शुद्ध हुई है। और बंगाल में, झारखंड में, बिहार में, पटना में हमने प्रोजेक्ट दिए। गंगा में टोटल हमने दिल्ली में हमने 6000 करोड़ के प्रोजेक्ट गंगा शुद्ध करने के लिए दिए थे। ये जो यमुना के ऊपर दिल्ली में 6000 करोड़ के प्रोजेक्ट है, ये नमामि गंगा मिशन से दिए थे कि गंगा में मिलने वाले 40 नाले और नदियाँ, ये पानीपत सोनीपत का काम नमामि गंगे से मैं मंत्री था, हमने पूरा किया है। तो गंगा में जितना गंदा पानी जाता है उसको रोककर उसको अच्छा करना, और गंगा में मिलने वाली 40 नदियाँ और नालियों का पानी भी अच्छा करना, और उसके बाद यमुना में जलमार्ग बनाना। अब गंगा का जलमार्ग भी बन गया, वो भी बनाने का मुझे सौभाग्य मिला, और करीब 80% काम लगभग पूरा हुआ है। अब 20% प्रोजेक्ट्स पूरे होने के हैं, पर अभी मैं कुछ दिनों से डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, तो शायद उसमें आगे क्या होगा ये शेखावत जी बता पाएंगे। पर मुझे लगता है कि ये कुंभ में जब मैं गया था तो शंकराचार्य और साधु संतों ने, मैंने भी स्नान किया गंगा में, तब गंगा अविरल थी, निर्मल थी, और साधु सन्यासी और सब लोगों के मन में खुशी थी कि पहली बार बहुत अच्छे स्वच्छ जल में हमने स्नान किया। तो मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से गंगा अविरल निर्मल होगी और ये सपना पूरा होगा। नई स्क्रैपिंग पॉलिसी के बाद अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने भी उस पर बात की, आप लंबे समय से उस पर काम कर रहे हैं। अगर मेरी कार है, पुरानी हो गई, तो कितने सालों बाद स्क्रैप होगी? क्या कोई उसका टाइम फ्रेम? मेरे ख्याल से 20 साल का वक्त। सरकारी कार के लिए अंतिम लिमिट 15 साल, और आपके लिए 15 साल के बाद फिटनेस का उसका जो टेस्ट होगा उसके बाद में तय होगा। और आपको एक बात बताता हूँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जितना एक ट्रक आज पोल्यूशन कर रहा है, वो अगर स्क्रैप किया तो 15 ट्रक जितना पोल्यूशन कर रहे हैं उतना वो एक ट्रक कर रहा है। दूसरी बात, पुराने गाड़ियों में सुरक्षा नहीं है। अभी मैंने इकोनॉमिक मॉडल में भी एयर बैग्स मैंडेटरी कर दिए हैं। आप 6 एयर बैग लगाने की बात हाँ, कर रहे हैं। 6। मैंने बोला क्यों, गरीब मरना चाहिए? अरे इतनी बड़ी कौन सी कास्ट है इसमें? कुछ नहीं, सब जान बचने। देखो, देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है, वर्ल्ड में हाईएस्ट हिंदुस्तान है। तो हमको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, रोड में, सब जगह सुधार करना होगा। तो इसलिए इससे मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी। दूसरी बात ऐसी कि पोल्यूशन कम होगा। देखो, वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के कारण हम कितना नुकसान हो रहा है हमारा सबका। हमारा स्वास्थ्य, दिल्ली में हम जो हॉस्पिटल बार बार जाते हैं, इसका कारण एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। और मुझे लगता है कि हमारे स्वस्थ और स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए ये इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इससे स्क्रैपिंग पॉलिसी से हमारा पोल्यूशन कम हो जाएगा, और ये पॉलिसी विन विन है। दूसरी बात आपको बताता हूँ, मैंने जब स्कूटर ली, जब मैं कॉलेज स्टूडेंट था, तो मैंने सबको क्या किया, यार मेरी स्कूटर मैंने लिए, मेरा 28 किलोमीटर एवरेज है पर लीटर, 28। तो मैं कॉलर टाइट करके बता था 28 को, बजाज का नया मॉडल लिया है 28। और आज बाइक की एवरेज है 80 किलोमीटर। अब तुम जो नए जनरेशन की गाड़ी स्कूटर करोगे, उसका एवरेज और इसका एवरेज उसमें भी आपने इलेक्ट्रिक यूज़ किया। जैसे मैं पत्रकारों को भी कहता हूँ कि तुम गाड़ी पर, तुम्हारे पुरानी गाड़ी, अब सब पत्रकारों को गाड़ी है, तो 6,000 रुपये 5,000 रुपये आप पेट्रोल पे डालते हो। अगर आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी ली तो आपका खर्चा 1,000 रुपये आएगा, तो 5,000 रुपये महीने की बचत होगी, और सुरक्षा होगी, आवाज़ नहीं आएगा, पोल्यूशन नहीं होगा, कंफर्ट्स मिलेंगे। तो ये पॉलिसी है, विन विन है। दूसरी बात, ये जब स्क्रैपिंग में जाएगी तो इससे एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, रबर, प्लास्टिक निकलेगा, रिसाइकलिंग होगा। हमारे देश में हम लोग कॉपर इंपोर्ट कर रहे हैं, एल्यूमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, और अभी हमने 24,000 करोड़ का भंगार, स्टील वेस्ट इंपोर्ट किया है। अब हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये गाड़ियाँ स्क्रैप होकर, इसके कारण हमारे में सब कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब आएगी। लिथियम आयन निकलता है इसमें से, एक मैग्नेट निकलता है, और उससे रिसाइकलिंग होकर हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, हिंदुस्तान ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर 1 हब 5 साल में बनना चाहिए, मेरा सपना है। हमारा टोटल टर्नओवर ऑटोमोबाइल का अभी इंडस्ट्री का है 7.5 लाख करोड़, उसमें से 3.5 लाख करोड़ हमारा एक्सपोर्ट है। ये आपका जो हीरो मोटरसाइकिल है, टीवीएस है, बजाज है,
ये अपना 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इससे एंसिलरी लोगों को काम मिला। ये गुड़गांव की रौनक क्यों है? ऑटोमोबाइल के कारण है। हमारे देश में 50 लाख लोगों को रोजगार देने वाली सबसे बड़ी इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। हमारे देश में उसके एंसिलरीज है, तो उसमें 25 से 30 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अब क्या होगा कि हिंदुस्तान में अगर एक मर्सिडीज गाड़ी अगर समझो जर्मनी में फॉर एग्जांपल 25 लाख रुपए में बनती है, सेम गाड़ी सेम क्वालिटी की यहाँ की मर्सिडीज, इंडियन मर्सिडीज कंपनी वही गाड़ी करीब 16 लाख में बनाएगी। तो नेचुरली हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अभी एक स्क्रैपिंग पॉलिसी से हमारा सेल 20 से 30% बढ़ने की संभावना है। भारत सरकार का जीएसटी 40,000 करोड़ बढ़ेगा और 40 से 50,000 करोड़ जीएसटी का फायदा राज्य सरकार को होगा। बाद में फ्यूल के कारण, इफिशिएंसी के कारण फ्यूल इंपोर्टेड है वो बचेगा, पोल्यूशन कम होगा, नए रोजगार निर्माण होंगे, इंडस्ट्री तैयार होगी, इंडस्ट्रियल क्लस्टर तैयार होंगे और देश के आत्मनिर्भर भारत के जो हम काम कर रहे हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ऐतिहासिक और रिवोल्यूशनरी निर्णय ये साबित होगा। और हमारी आज 7.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री ये 25 लाख करोड़ की बनेगी और भारत हिंदुस्तान का नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब ऑटोमोबाइल का बनेगा। और आज मर्सिडीज ऑल जितना नाम लो, एक टेस्ला छोड़ दो, बाकी सब हिंदुस्तान में है और इनका प्रोडक्शन में ट्रैक्टर है, बसेस है, ट्रक्स है, इलेक्ट्रिक ट्रक बनेंगे। और हम लोग 25 लाख जब ये इकोनॉमी बनेगी ऑटोमोबाइल की, तो आप ये हिसाब लगा लो कि 3 करोड़ लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा, देश का पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो देश के लिए विन विन सिचुएशन में ये है। ठीक है, कुछ पॉलिटिकल सवाल। आपने एक बार कहा था कि कांग्रेस जो है मुन्नी और शीला की तरह बदनाम हो गई है, तो बदनामी का वो दौर अभी भी जारी है नितिन जी? देखिए वो उस समय मैंने कब कहा मुझे याद नहीं है। देखो, इस देश के लोकतंत्र को यशस्वी करने के लिए मजबूत विपक्ष की भी आवश्यकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी का हर समय सम्मान किया और कहा कि विपक्ष की जरूरी है। लोकतंत्र की गाड़ी अगर ठीक से चले तो 2 चक्के जो है उसमें एक सत्तारूढ़ पार्टी और एक विपक्ष है, और विपक्ष मजबूत होना और विपक्ष ने स्ट्रांग होना और उसका अंकुश सत्तारूढ़ पार्टी पर रहना, ये लोकतंत्र के यशस्वी होने के लिए बहुत आवश्यक है। और मैं लोकतंत्र के, ये हमारी आस्था है, ये हमारी कमिटमेंट है और इसलिए कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में मजबूत बननी चाहिए और विचारों के आधार पर उन्होंने जिम्मेदार विपक्ष का काम करना चाहिए। यही मेरी उनके लिए शुभकामना है। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि हाल ही में संसद में जो हुआ, एक भी दिन संसद का कामकाज नहीं हो पाया, किस तरह से देखते हैं एक सीनियर मंत्री के तौर पर? क्या ये होना था? और आखिरी दिन जिस तरह टेबल पर चढ़कर लोग नाच रहे थे, अध्यक्ष के आसन पर रूल्स बुक की जा रही थी, चीज़ें फाड़ी जा रही थी, LCD स्क्रीन पर लोग चढ़ गए थे, ऐसा क्या आपने कभी विधानसभाओं में जब महाराष्ट्र के अंदर थे आप विधान परिषद में या संसद में कभी देखा है? नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा अधिवेशन ऐसे ही चला गया और इसके कारण बहुत दुखी है लोग, क्योंकि लोकतंत्र में हमारा लोकतंत्र 4 स्तंभों पर खड़ा है। पहला स्तंभ है लेजिस्लेटिव विंग, जिसमें लोकसभा विधानसभा आती है। दूसरा स्तंभ है मीडिया, जो आप लोग हैं। तीसरा स्तंभ है ब्यूरोक्रेसी, जो नौकरशाही है। और चौथा स्तंभ है जुडिशरी। ये चारों लोग जब ठीक से काम होगा तो ही लोकतंत्र यशस्वी होगा। और इसलिए ये जो कुछ हुआ ये बहुत ही दुखद है। तो वो क्या कहते हैं कि भाई तुम जब विपक्ष में तब क्या करते थे? तो ये सही बात है कि कभी कभी मैं कहता हूँ ये चेयर ही खराब है विपक्ष की, जो जहाँ बैठता है वैसे ही करता है। तो ये हमने सबने मिलकर आत्म परीक्षण करना चाहिए और कुछ मर्यादा का पालन करना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के 2 आदर्श नेता थे और दोनों की कहते थे कि मैं अपनी लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करूंगा। और एक बार मुझे याद है, मैं महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का नेता था, तब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे और मैंने उनको घाटकोपर के फ्लाईओवर के लिए बुलाया था उद्घाटन करने के लिए। गाड़ी में उनके साथ बैठा था। उसी समय अखबार में आया था कि विधानसभा में हमने खूब गड़बड़ की, चलने नहीं दिया कामकाज। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे गाड़ी में पूछा, ये क्या कर रहे हो नितिन, क्यों करते हो, इससे क्या होता है? ये अच्छा नहीं है, अपनी बात कहना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ये तरीका नहीं है लोकतंत्र में काम करने का।
तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की विरासत, उनका आदर्श हमारी प्रेरणा है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो सभी पार्टियों ने, मैं भी पार्टी का अध्यक्ष रह चुका हूँ, सभी पार्टियों ने अब एक बार इसका आत्मपरीक्षण करके सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष, क्योंकि आज जो विपक्ष है वो कल का सत्तारूढ़ पार्टी है, आज की सत्तारूढ़ पार्टी है वो कल का विपक्ष है। हमारे रोल बदलते रहते हैं। मैं तो जीवन के अनेक सालों तक तो विपक्ष में ही काम कर चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं सब लोग मर्यादा का पालन करके जाए, इस प्रकार का होना चाहिए। पर इसमें मैं आपको एक बात, आप नाराज मत होइए, पर आपको बताता हूँ, इसमें ये डबल ढोलकी बजाने वाला मीडिया का रोल ठीक नहीं है। अगर हम अच्छा शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते हैं तो आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, विपक्ष में दम नहीं है, विपक्ष को मैनेज किया गया है, विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं, ये इसके ऊपर चल जाता है। फिर आपको दिखाने के लिए हमको कुछ तेवर दिखाने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा, आपने भी जो गलत है वो गलत है, सही है वो सही है। तो आप भी, चाहे कोई भी पार्टी जो इस प्रकार का काम करती है, उसको आप लोकतंत्र के स्तंभ हो, आपने उसको बहिष्कार करना चाहिए। चाहे कोई भी पार्टी करे कि हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं, या हम इसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे। जिस दिन हम, क्या होता है मालूम है आपको, मैं विपक्ष का नेता था महाराष्ट्र के असेंबली में, हम लोग कोई भी भाषण देते थे, बोलते थे, तो हम लोग गैलरी की तरफ देख के बोलते थे, प्रेस गैलरी की तरफ। हाँ, ये सच बताता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। कल मेरा बोलना क्या प्रेस छापेगी, मुझे हेडलाइन किस में मिलेगी। एक बार मैंने कहा था, मुंबई में राज्य किसका है, शरद पवार का है कि दाऊद इब्राहिम का है। तो मैंने बोला, दूसरे दिन हेडलाइन मिली, नितिन गडकरी ने क्या कहा। तो मुझे क्या लगता है कि ये जो हेडलाइन के पीछे लोग लगते हैं, इसका आप भी तय करो ना कि तुम गैर जिम्मेदार बोलोगे, हेडलाइन नहीं मिलेगी, अच्छी बात होगी उसको भी हम देंगे। थोड़ा थोड़ा आपने भी किया ना, तो हमारी गलतियां हैं, हम सब मिलकर इसमें गुणात्मक सुधार करें। और ये सुधार होना चाहिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। और सब मिलकर हमारी कमियों को कम करके इसको सुधारने की कोशिश करना, यही लोकतंत्र के ऊपर आस्था रखने वाले लोगों की अपेक्षा है। आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, जल्दी ही पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य, ये माना जा रहा है कि बीजेपी के 2024 के हिसाब से सेमीफाइनल होगा। किससे आप मुकाबला देखते हैं उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल के पार्टी के कामकाज को किस तरीके से आप देखिए, योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। और अभी आजकल मैं पार्टी में ज़्यादा, मुझे उत्तर प्रदेश जाने का मौका भी नहीं मिला, कोविड भी था, तो मैं वहाँ के राजनीतिक मूल्यांकन और स्थिति के बारे में अधिकारवाणी से कुछ कह नहीं पाऊँगा। पर जिस प्रकार से 5 साल में गुंडा राज के खिलाफ, कानून और व्यवस्था के बारे में, कोविड की समस्या आने के बाद सरकार ने किया हुआ काम, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, बिजली मिलती नहीं थी, आज पूरी बिजली मिल रही है, उत्तर प्रदेश में उद्योगों का विकास हुआ है। तो मुझे लगता है कि योगी जी के नेतृत्व में और केशव मौर्य जी के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किया है, और मोदी जी के नेतृत्व में हमने केंद्र में जो काम किया, दोनों को जोड़कर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता हमें चुन के देगी, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, बहुत वक्त लिया हमने। और मैं कहना चाहता हूँ अंत में, बचपन में हम एक शेर पढ़ा करते थे, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। और मैं नितिन जी को जितना जानता हूँ, वो रोज नए पत्थर उछालते हैं और उसको आसमान तक पहुँचाते हैं, यही इनकी विशेषता है। मैं चाहता हूँ एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ नितिन जी का अभिनंदन किया जाए। और मैं अनुराग से पिना से आग्रह करूँगा कि पिनाज आइए, नितिन जी को कुछ मोमेंटोस देने हैं हमारे थैंक यू साथियों को।